नमस्कार दर्शकों, हेल्थ फोर्टनाइट के एक नए एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में जो कि बहुत कॉमन पाया जाता है। इससे न केवल देश बल्कि दुनिया भर की बहुत बड़ी आबादी पीड़ित है और यह जो समस्या है खास तौर से युवाओं में पाई जाती है और इसका प्रेवलेंस जो है महिलाओं में बहुत होता है। इस समस्या को हम माइग्रेन के रूप में जानते हैं जो कि सिरदर्द का ही एक हिस्सा माना जाती है, लेकिन ये कई मायनों में सिरदर्द से अलग भी है। और इसकी किस तरह की ट्रीटमेंट प्रक्रिया होती है, किस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं, कैसे इससे हम बचाव कर सकते हैं और इससे बचने के अलावा और ऐसे कौन से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जिनसे हम अपनी लाइफ को, अगर ये समस्या हो भी गई है तो बेहतर बना सकते हैं। इस समस्या के बहुत सारे पहलुओं के बारे में जानकारी लेने के लिए आज हम मौजूद हुए हैं शहर के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज सिंह के पास। डॉक्टर पंकज वर्तमान में बंसल हॉस्पिटल भोपाल में बतौर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट कार्यरत हैं और काफ़ी लंबा अनुभव इस समस्या को ट्रीट करने में रखते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए रविंद्र साहब। जी, तो सर सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने हमारी भूमिका से समझा होगा कि जो ये समस्या है माइग्रेन, तो ये एग्जैक्टली माइग्रेन है क्या, और साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि माइग्रेन को आम सिरदर्द से हम कैसे अलग रख सकते हैं या किस तरह से ये अलग है। जी, सरदर्द एक बहुत बड़ी एंटिटी है। सरदर्द कई कारणों की वजह से हो सकता है। तो ये सरदर्द, जिसे हम हेडेक भी बोलते हैं, तो हेडेक हम प्राइमरी और सेकेंडरी दो भागों में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी हेडेक वो हेडेक्स होते हैं जिसके लिए कोई बीमारी का होना ज़रूरी नहीं है, कोई और शारीरिक तकलीफ़ की होने की ज़रूरत नहीं है। तो उनमें से एक होता है माइग्रेन हेडेक और दूसरा होता है टेंशन टाइप हेडेक, TTH हम बोलते हैं। यही कॉमन टाइप के वो हेडेक्स हैं जो कि बिना बीमारी के भी हो सकते हैं। और दूसरे होते हैं सेकेंडरी हेडेक्स, जिसके जो किसी और बीमारी की वजह से हो सकते हैं। उनमें से कॉमन है जैसे आपको कोई भी बुखार हो गया, सर्दी खांसी जुकाम हो गया, उसके साथ भी आपको हेडेक है। साइनोसाइटिस हो गया, उसके साथ हेडेक है। दिमाग की कोई इन्फेक्शंस हैं, दिमाग में कोई ट्यूमर है, दिमाग में कोई प्रेशर बढ़ने वाली बीमारी है, खून की नस जाम हुई है, तो वो सब हो गए सेकेंडरी हेडेक्स। तो इस तरीके से हेडेक और माइग्रेन दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं। जी, थैंक यू सर। तो जैसा कि आपने बताया कि माइग्रेन जो है एक छोटी टर्म है और अगर सिरदर्द को हम देखें तो एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे तरीके के सिरदर्द हो सकते हैं और डिफरेंट कारणों से हो सकते हैं। तो सर, ये जो माइग्रेन होता है, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारे को ये समस्या हो रही है और हम कैसे और कब अलर्ट हो जाएं? जी, माइग्रेन एक हेडेक है जो कि बार बार होने वाला हेडेक है, लगातार चलने वाला हेडेक नहीं। अगर आपको हेडेक 3 दिन से ऊपर बन रहा है तो ये माइग्रेन होने की संभावना इसकी कम है। माइग्रेन हेडेक्स की जो अवधि होती है वो 4 घंटे से लेके 72 घंटे तक की होती है जी। और ये आता जाता रह सकता है। तो हमारा जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी अगर देखें कि उसको कैसे डायग्नोज किया जाए, तो एटलीस्ट 5 बार आपको हेडेक्स होने चाहिए और उसके बीच में आप कंप्लीटली ठीक हुए होने चाहिए जी। दूसरा है कि माइग्रेन हेडेक्स हमेशा बहुत तकलीफ देते हैं जी। अगर हेडेक थोड़ी देर के लिए हुआ और आप ठीक हो गए, आपको अपना काम नहीं छोड़ना पड़ा, तो ये माइग्रेन होने की संभावना कम है। माइग्रेन हेडेक्स को हम डिसेबलिंग हेडेक्स बोलते हैं। उससे आदमी को अपने काम से, अपने ऑनगोइंग वर्क से आराम करना पड़ता है, उसको रेस्ट करना पड़ता है जी। एक और चीज़ है कि इसके साथ हम देखते हैं कि ज़्यादातर हेमिक्रेनियल होता है, मतलब एक तरफ होता है, लेकिन कई बार ये दोनों तरफ भी हो सकता है। दूसरी चीज़, ये पल्सटाइल होता है। पल्सटाइल मतलब जैसे आपकी दिल की धड़कन की पल्स होती है, ऐसा फील होता है धक धक, वैसे दिमाग में ये डप डप करके ये पल्साटैलिटी होती है। लेकिन ये कंटिन्यूस भी हो सकता है, मतलब लगातार भी हो सकता है। लेकिन ये जो कॉमन लक्षण से हम देख रहे हैं। एक और चीज़ है कि ये जब हमको होता है तो हमें लाइट से और आवाज़ से तकलीफ़ होती है। तो पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरे से बात मत करो, उसको चिड़चिड़ापन होता है अगर वो कोई उससे ज़्यादा बात कर रहा है। वो कोशिश करता है कि अकेले रहे। दूसरा, वो कोशिश करता है कि लाइट से दूर रहे, स्क्रीन वगैरह उससे बर्दाश्त नहीं होती। वो कोशिश करता है कि अंधेरे कमरे में रह के पट्टा बांध के वो सो जाए। तो इस तरीके से इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग स्मेल हो सकती हैं क्या? इसके अलावा कुछ ऐसे साउंड्स वगैरह भी हो सकते हैं जो ट्रिगर करते हों? जी, तो माइग्रेन हेडेक्स
कई बार एक ट्रिगर्ड हेडेक होते हैं जी। तो अब बहुत ज़रूरी है कि हम इन ट्रिगर्स को पहचानें जी। तो उनमें से जो कॉमन ट्रिगर्स हैं जो बहुत कॉमनली सारे पेशेंट्स बोलते हैं जी, मैं उसी पर आने वाला था कि इसके क्या क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं, जो आपने मोटे तौर पे कुछ तो बता दिए हैं लेकिन शायद इसकी फहरिस्त लंबी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्रिगर्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ट्रिगर्स में सबसे पहला ट्रिगर है नींद का अभाव। तो अगर आपने 6 से 8 घंटे की नींद नहीं ली है तो आपको हेडेक होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो पेशेंट को चाहिए कि जिनको माइग्रेन हेडेक की इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उनको चाहिए कि लेट नाइट वाले काम को अवॉइड करें। अगर शादी में गए हैं और लेट नाइट रुके हुए हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है और आप लेट नाइट तक पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि नेक्स्ट डे एग्ज़ाम के टाइम पे आपको हेडेक हो जाएगा। तो नींद को आप प्लान करके हमेशा कोशिश करें कि सही समय से लें। जो दूसरे कॉमन ट्रिगर्स देखे गए हैं, फास्टिंग। अगर आपने खाना समय से नहीं खाया तो आपको हेडेक हो जाएगा। लोग आमतौर पे कहते हैं साहब वो गैस सिर पर चढ़ गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है कि आप अगर अपना खाना छोड़ दे रहे हैं, सुबह आपने टाइम से खाना नहीं लिया तो हेडेक हो जाएगा। और ये जो माइग्रेन हेडेक्स मैंने आपको बताया, इसके साथ कई बार नौजिया और वॉमिटिंग भी होती है जी। तो कई लोग इसको बोलते हैं कि ये नौजिया वॉमिटिंग की वजह से हेडेक हुआ, जबकि हेडेक की वजह से नौजिया एंड वॉमिटिंग्स हो रही हैं। इसके लिए वो गैस चढ़ जाने वाला जो सिम्टम है वो बड़ा कॉमनली पेशेंट्स बताते हैं जी। और जो हेडेक्स के ट्रिगर्स हैं माइग्रेन हेडेक्स के, है कि ट्रैवल, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, मोशन सिकनेस के साथ लोगों को ट्रिगर होता है। और कई बार बहुत ही सिलेक्टिव ट्रिगर्स होते हैं जो कॉमनली नहीं देखे जाते, अनकॉमनली देखे जाते हैं। किसी को कुछ सूंघने से हेडेक हो जाते हैं, जैसे पेट्रोल की स्मेल किसी किसी को ट्रिगर कर देती है, किसी को अगरबत्ती का स्मोक ट्रिगर कर देता है। और कुछ कुछ देखने से भी, तो किसी किसी को कुछ उसने गंदा देख लिया, खून देख लिया, माइग्रेन हेडेक हो गया। तो इस तरीके से ट्रिगर्स बहुत सारे होते हैं, विभिन्न किस्म के ट्रिगर्स हैं। हाई एल्टीट्यूड भी शायद, हाई एल्टीट्यूड भी है। अगर आप कुछ लोगों को ज़्यादा देर सो लिया तो ट्रिगर हो जाते हैं जी। तो ट्रिगर्स जो हैं उसकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन जो हमने डिस्कस किए ये कॉमन ट्रिगर्स हमने माइग्रेन के डिस्कस किए जी जी। तो सर ये कब हमको ये समझ लेना चाहिए कि अब हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि कई बार लोग प्रोलॉन्ग करते रहते हैं, जाकर के सेल्फ मेडिकेशन के लिए ओवर द काउंटर दवाइयाँ ले लेते हैं और वो अपनी दर्द को किसी तरह से कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन क्या ऐसी सिचुएशन बनती है या कब हमको अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब हमको जाकर के मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है? जी बिल्कुल। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहचानें कि कब हमको दवाइयों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ने लग गई। अगर आपका माइग्रेन हेडेक महीने, 2 महीने, 3 महीने में 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, आपने ओवर द काउंटर मेडिसिन ली, उससे आराम हो गया तो ठीक है। लेकिन अगर आपके हेडेक्स महीने में 3-4 बार से ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब जब भी हो रहे हैं वो आपको डिसेबल्ड कर रहे हैं, आपका काम, आपका आउटपुट जो आप देते थे अपने काम के प्रति वो कम होने लग गया, तो सबसे पहले डिसेबलिंग हो रहा है, आपकी लाइफ तकलीफ दे रहा है, आपके काम को नहीं होने दे रहा है। हाउसवाइफ्स जो हैं उनको हेडेक होने लग गया, अगर वो अपना घर का काम रोक देंगी तो परिवार पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो और अगर कोई प्रोडक्टिव एज में है, वो जाके कंप्यूटर पे काम कर रहा है लेकिन नहीं कर पा रहा है, या फैक्ट्री में काम कर रहा है नहीं कर पा रहा है, तो इससे आपकी रोज़ की जो प्रॉब्लम्स अगर बढ़ने लग गई, घर आपका हिलने लग गया, तो फिर बहुत ज़रूरी है कि आप उसके लिए रेगुलर ट्रीटमेंट लें। तो जो हेडेक्स आपकी दिनचर्या को ख़राब कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी को ख़राब कर रहे हैं, उसके लिए आपको चाहिए कि डॉक्टर से मिलें। हो सकता है कि आपके इलाज से आपका इंटेंसिटी, मतलब जितना ज़ोर से हेडेक होता है, और फ्रीक्वेंसी, मतलब जितना बार बार होता है, वो मेडिसिन से बहुत अच्छा कंट्रोल कर जा सके। तो सर जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं इस तरह की समस्या को लेकर के, माइग्रेन की, तो इसको आप कैसे डायग्नोज करते हैं? क्या इसके लिए कुछ पर्टिकुलर टेस्ट किए जाते हैं या सिर्फ आप उनकी हिस्ट्री लेते हैं और उससे आप समझ जाते हैं कि माइग्रेन है? जी। अगर मैं पहले कोशिश करता हूँ, या सारे डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि देखें कि कोई रेड फ्लैग है क्या, या कोई डेंजरस साइन है क्या। अगर डेंजरस साइन है तो हम डेफिनेटली पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं। नहीं तो अगर कोई रेड फ्लैग नहीं है या कोई डेंजरस साइन पेशेंट की हिस्ट्री में नहीं मिला है तो हमें इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत नहीं है। तो मान लीजिए कोई यंग फीमेल मेरे पास आ रही है जिसकी उम्र 20 से 25 साल की है, वो बोल रही है कि मुझे पिछले 1 साल से हेडेक होता रहा, लेकिन इस बार फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, अब मैं पिछले 1 महीने से मेरे को बार बार हो रहे हैं। और फिर वो मैंने हिस्ट्री लिया तो मालूम पड़ा कि उसकी जॉब का शिफ्ट चेंज हो गया है, उसमें अब रिसेंटली रात में काम करने लग गए। बीपीओ वर्कर्स के साथ शायद बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। तो जो लोग रात में जॉब करने लग गए हैं, तो अब
पहले 1 साल से हेडेक था, जो आ रहा था जा रहा था, इस बार भी वैसा ही है, लेकिन इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ी हुई है। तो ये बड़ा क्लीन हो गया कि हाँ, ये क्लियर हो गया कि ये माइग्रेन हेडेक ही है, जो अभी उसकी फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी इनके काम या नींद की खराबी की वजह से हुई है। तो इस केस में हमें किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। पहले के लिंकेज क्या बन रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये लिंकेजेस नहीं बन रहे हैं, मान लीजिए वो बोलती थी पहले मेरा हेडेक यहाँ होता था और लगातार चलता रहता था और ठीक हो जाता था दवाई ववाई लेने से, लेकिन अब मुझे पूरे सर में हो रहा है, पहले उल्टियाँ नहीं होती थी अब उल्टियाँ हो रही हैं। तो अगर हमारे कैरेक्टर भी चेंज हो गए हेडेक्स के, तो भी हम प्रिफर करते हैं कि इन्वेस्टिगेट करें कि और तो कुछ नहीं है जी। अगर पेशेंट को इस बार के हेडेक के साथ आंखों में कुछ देखने में तकलीफ आ गई, या फिर हाथ या शरीर पे हमको कोई तकलीफ आ गई, जैसे कमज़ोर हो गया, सूनापन हो गया, उस केस में भी हम इन्वेस्टिगेट करना प्रेफर करते हैं। तो ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये डेंजरस साइन है जी। अगर बुखार चल रहा है उसके साथ हेडेक हो रहा है तो ये भी एक डेंजरस साइन है। तो ये डेंजरस साइंस के साथ हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, नहीं तो हमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं जी। तो सर आप डेंजरस की बात कर रहे हैं, तो अब मैं उसी तरफ जाना चाहूँगा कि कई बार इस समस्या को या किसी भी बीमारी को जब हम प्रोलॉन्ग करते हैं और बहुत डिले करते हैं मेडिकल हेल्प लेने की, तो उसके कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो माइग्रेन के किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? डायरेक्ट कॉम्प्लिकेशंस अगर आप देखें तो बहुत रेयर हैं। माइग्रेन में जो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम है कि आपकी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग इफेक्ट हो जाती हैं, आपकी प्रोडक्टिवनेस कम हो जाती है। लेकिन अगर आपका माइग्रेन बहुत ही पुअरली कंट्रोल्ड है, बहुत ही सीवियर है, तो लोगों को स्ट्रोक्स भी हुए हैं, जिसे हम माइग्रेनस इन्फाक्शन बोलते हैं। कई बार आप अगर उसको प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर रहे तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है इसके ट्रीटमेंट के लिए, जिसे हम स्टेटस माइग्रेनोसिस बोलते हैं। तो ये 2 कॉम्प्लिकेशंस हम माइग्रेन के साथ देखते हैं जी। तो सर अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ये जो बीमारी है या ये जिसको आप बीमारी नहीं मानते, एक समस्या मानते हैं, तो इसका क्या अवेलेबल ट्रीटमेंट्स हैं और क्या इसको पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है? ठीक है, तो मैं पहले सवाल का जवाब सेकंड में दूंगा। क्योर, तो माइग्रेन का कंट्रोल है, क्योर नहीं। और ऐसा देखा गया है कि ये यूजुअली टीनेज से शुरू होता है और हमारी रिप्रोडक्टिव एज जब ख़त्म होती है फीमेल्स में लगभग 45-50, उसके बाद ये धीरे धीरे डाई आउट हो जाता है। मेल्स में इसकी संभावना लगभग 1/4 कम है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योर नहीं। और आपने पूछा इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं, तो बहुत सारे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास उसका ट्रीटमेंट है वो ये है कि अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल करें। कोशिश करें एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल रहने की, जिसमें आप रेगुलर स्लीप 6 से 8 घंटे की स्लीप लें। अगर ये सब नहीं हो पाएगा तो आपको हेडेक्स होते रहेंगे। आपको चाहिए कि आप अगर बाहर जा रहे हैं और आपको तय नहीं है कि आप रिटर्न कब तक आ पाएंगे, तो अपना डब्बा खाने का अपने साथ लेके जाएं, अपना पानी लेके जाएं, कि आपको हंगर या भूख लगने की वजह से जो हेडेक ट्रिगर्स होते हैं वो ना हो। तो सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को, अपने हेडेक को पहचानें और उसकी रिस्पेक्ट करें। कुछ लोगों को सर धूप में जाने पे होने लगता है, सर दर्द धूप के एक्सपोजर से, तो कोशिश करें कि एक स्कार्फ बांध लें, उसको चाहिए तो काला चश्मा लगा लें कि आपको फोटो सेंसिटिविटी लाइट से होने वाले हेडेक्स ना हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान अगर रखेंगे तो आपके हेडेक बहुत अच्छा कंट्रोल रहेगा। और जो मेडिसिन हम बोल रहे हैं, मेडिसिन काफ़ी आजकल बहुत सारी ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस हैं जो हम यूज़ करते हैं। उसमें कुछ कुछ बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, या फिर कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स, कुछ SNRIs, ऐसे करके बहुत सारे एंटी कन्वर्जेंट्स दवाइयाँ हैं जो हम यूज़ करते हैं इसके कंट्रोल के लिए। और इसका कंट्रोल बहुत अच्छा पॉसिबल है। और रेयरली हमारे पास कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि ये सारी ओरल मेडिकेशंस पे कंट्रोल नहीं हो पाते हैं। तो अब रिसेंट मॉडर्न मेडिसिन में कुछ इंजेक्शंस भी हैं जो आ चुके हैं, जिनको हम कभी कभी 1 महीने पे, और कुछ इंजेक्शंस जिनको हम 2 से 3 महीने पे रिपीट करते हैं हेडेक के बेटर कंट्रोल के लिए, माइग्रेन के बेटर कंट्रोल के लिए। थैंक यू सर। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा था कि जब आपने बताया कि ज़्यादातर समस्याएं जो आपने लाइफस्टाइल रिलेटेड बताई इसमें कि उसमें मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को वो जेनेटिकली प्रॉब्लम हो सकती है, हेरिडिटी कुछ बनी हुई हो सकती है, तो ऐसे पेशेंट्स को आप किस तरह ट्रीट करते हैं? देखिए, अगर जो पेशेंट्स को जेनेटिकली है, जैसे जिनके पेरेंट्स को भी माइग्रेन की समस्या थी,
उनका ट्रीटमेंट और उनके बच्चों का ट्रीटमेंट में कोई और बदलाव की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो पेशेंट्स विदाउट जेनेटिक हिस्ट्री और विद जेनेटिक हिस्ट्री, इनका ट्रीटमेंट में कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। जो आप उनको ट्रीटमेंट देते थे, इनको भी आप वही ट्रीटमेंट देंगे। और जिनकी हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री, और जिनका फैमिली हिस्ट्री नहीं है, उनका ट्रीटमेंट सेम रहने वाला है। जी, तो सर कुछ प्रिवेंशंस तो आपने बता दिए थे हमारे दर्शकों को, लेकिन हम चाहेंगे कि एक बार आप समअप करके बताएं कि कौन से ऐसे मेजर्स लेने चाहिए लोगों को कि जिससे वो समस्या आपकी ट्रिगर ना हो, और अगर हो ये आपको समस्या ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो आप उसको कंट्रोल कर सकें, मैनेज कर सकें। जी, मैं इसको इम्पॉर्टेंट चीज़ लाइफस्टाइल में सबसे पहला नींद, 6 से 8 घंटे की नींद बराबर लें, इसमें ना कोताही करें। दूसरी चीज़ खाना, आप अपना खाना ना छोड़ें। अगर आपका खाना छूटने की संभावना है तो वहाँ पे खाना अपना कैरी करें। धूप से बचें। और जो आप बाहर, कुछ लोगों को खाना से जो होता है, ये चौथा जो कॉमन है कि तेल मसाला वाली चीज़ें खाने में, वो चाइनीज़ खाने में अजीनोमोटो वाली जो चीज़ है, कई बार वो एक कॉमन ट्रिगर पाया गया है। तो ये 4 चीज़ों का कॉमन ध्यान रखें। इसके अलावा आपके पास कोई और ट्रिगर है जो आपने ऑब्जर्व किया है तो उससे अवॉइड करें। तो सबसे पहले ट्रिगर अवॉइड करें। अगर आपको डॉक्टर्स ने दवाई दी है तो उसको बिना भूले रेगुलरली लें। डॉक्टर्स आपके कंट्रोल के ऊपर दवाइयों को खुद ही दवाइयाँ कम करते चले जाएंगे, और इसका भले ही क्योर नहीं, लेकिन इसका बहुत अच्छा कंट्रोल है। मतलब मैनेज किया जा सकता है, बहुत ईजिली मैनेज किया जा सकता है। नॉर्मल आदमी, हर आदमी एक नॉर्मल लाइफ और बहुत ही प्रोडक्टिव लाइफ जी सकता है। भले ही कुछ हमको डेली लाइफ में चेंजेस की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन इससे बहुत लोग प्रभावित हैं। लेकिन सब लोग जो कि मतलब हमारी डॉक्टर फ्रेटर्निटी में बहुत सारे लोग माइग्रेन से अफेक्टेड हैं, लेकिन दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। सो इसका बहुत अच्छा कंट्रोल है। जी, तो देखा दर्शकों आपने कि माइग्रेन जो है, डॉक्टर साहब ने बताया है कि भले ये ट्रीटेबल नहीं है लेकिन मैनेजेबल है, और इतना अच्छा मैनेजेबल है कि इसका अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप लाइफ टाइम अपने आप को खुश रख सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को मैनेज करके रख सकते हैं, घर परिवार को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। ना केवल घर परिवार बल्कि अपने प्रोफेशन में भी आप अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इवन जो डॉक्टर्स हैं उनमें कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो इस समस्या से पीड़ित हैं लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस बीमारी से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैनेज करने की ज़रूरत है। और अगर इसको आप प्रॉपर्ली मैनेज कर लेते हैं तो आप एज गुड एज नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर इसके बावजूद आपके कोई प्रश्न माइग्रेन को लेकर के हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम जब अगली मुलाकात डॉक्टर साहब से करेंगे तो कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर ले सकें। आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद।